अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल ES अकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 के MCQs विच इज़ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो हम जो है वो आज MCQ सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी। तो चलते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। अपनी बुक अपने साथ रखिएगा ताकि आपको भी आइडिया रहे कि मैं कहाँ पढ़ रही हूँ और क्या ऑप्शंस गिवन हैं। जिन बच्चों ने पहले की चैप्टर्स की वीडियोज़ नहीं देखी तो काइंडली पहले वो भी देख लें ताकि आपके जो एग्ज़ाम है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो जाएं। पेज नंबर 82 पे आपके जो है वो MCQs गिवन हैं इस चैप्टर के। तो चलते हैं अपने बुक को भी देखते हैं साथ साथ और उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट MCQs है हमारे पास, इन अ कॉनकेव मिरर द इमेज साइज डिपेंड अपॉन। ठीक है, और हमारे पास जो है वो गिवन है ऑप्शंस। तो हमें पता है कि कॉनकेव मिरर के जो इमेज साइज़ है वो किस पे डिपेंड करता है। नीचे जो ऑप्शंस गिवन है उसको भी देखते हैं। ए ऑप्शन है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर 2 है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, नंबर 3 है एरिया कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और नंबर 4 है द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है कि किस पे डिपेंड करता है। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो इमेज का जो साइज़ है वो डिपेंड किस पे करता है, वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी। यहाँ पे मैं सारे MCQs के जो ऑप्शंस हैं वो आपको लिस्ट डाउन करती जाऊँगी, बाकी हम यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। तो ऑप्शन है हमारे पास पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, आई होप कि पहला MCQ आपको समझ आया होगा। मोस्टली यहाँ पे जो है वो थ्योरी रिलेटेड भी दिए हुए होते हैं क्योंकि आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो चुका होता है। उसके बाद MCQs की एक्सरसाइज हमारे पास गिवन है। तो जब तक हम थ्योरी नहीं समझेंगे तो हम MCQs भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज फॉर्म। हमारी जो नॉर्मल ह्यूमन आई है यानी कि हर इंसान की जो एक आंख है उसकी जो इमेज फॉर्म होती है, आंख के अंदर जो इमेज फॉर्म होती है वो कहाँ होती है? इन फॉर्म ऑफ रेटिना, बिहाइंड द रेटिना, ऑन द रेटिना, इन बिटवीन लेंस एंड रेटिना। तो हमें पता है कि हमारी जो आंख की इमेज है वो कहाँ बनती है? ऑन द रेटिना, यानी कि रेटिना पे बनती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। सेकेंड के बाद थर्ड देखते हैं, व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंस मीडियम टू अ रेयर मीडियम इट बैंड। अगर कोई भी लाइट है डेंस मीडियम से जो है वो कहाँ आ रही है? वो आ रही है रेयर मीडियम में। ठीक है, ये आ गया आपके पास रेयर मीडियम। तो हमारी जो लाइट है वो किस तरह से बैंड होगी, जो लाइट की जो रे है वो किस तरह से बैंड होगी। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शंस गिवन हैं उसको देखते हैं। परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, पैरेलल टू द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हमें पता है कि जो डेंस से अगर रेयर में जाती है तो वो किस तरह से बैंड होती है? वो होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल हमें पता है कि ये वाली रे होती है। ठीक है, उससे दूर जाके जो है वो बनने शुरू हो जाती है रे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास अवे फ्रॉम नॉर्मल, ऑप्शन डी। ठीक है, आई होप कि आपको ये MCQ यहाँ तक समझ आए होंगे। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ भी आपकी बुक में मौजूद है। In a compound microscope, as compared to the objective, the eyepiece length has a focal length. जो eyepiece की focal length है वो कहाँ होगी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं तो वो उसकी जो आपके पास focal length है वो होगी 0 होगी, वो नेगेटिव होगी, स्मॉल होगी या लार्ज होगी। तो हमने जब माइक्रोस्कोप पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो हमें पता है कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो लार्ज होती है। ठीक है, लार्ज होती है। ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो टॉपिक है वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्टली वो लॉन्ग का पार्ट बन के आता है मोस्टली, और वहाँ पे आपने डायग्राम वगैरह भी बनानी होती है तो उसको आपने अच्छे से याद करना है और समझना है डायग्राम को भी, ताकि एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। 5 है, व्हेन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ 90 एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.33। ठीक है, द क्रिटिकल एंगल, हमने यहाँ पे क्या निकालना है? क्रिटिकल एंगल निकालना है। क्रिटिकल एंगल के लिए आपके पास जो चीज़ें गिवन हैं वो लिखेंगे और फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें जो है ये समझ आए। तो ये न्यूमेरिकल्स की तरह से होगा, इसको मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करवाती हूँ। तो हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना दिया हुआ है? वो है 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, यानी कि हमारे पास ये जो गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो क्या होता है? वो होता है रेशो। ठीक है, तो अब हमने फाइंड क्या करना है? हमने क्रिटिकल एंगल को फाइंड करना है, यानी कि एंगल आई फाइंड करना है। और वो हम कैसे लिखेंगे? टू फाइंड लिखेंगे, उसके बाद एंगल आई लिखेंगे।
अब यहाँ पे हम स्नेल लॉ लगाएंगे। स्नेल लॉ जिन लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है और समझा है तो उनके लिए ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इजी होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि साइन इंसिडेंट और साइन रिफ्रैक्शन, ये स्नेल लॉ कहता है, ठीक है। लेकिन जब भी अगर डेंसर से हमारे पास रेयर मीडियम में जाता है तो ये उल्टा हो जाता है। वो कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। अगर हमारे पास स्नेल लॉ जो है वो ये है, यानी कि साइन एंगल इंसिडेंट ओवर साइन एंगल रिफ्रैक्शन, ये कब है? ये है अगर रेयर से डेंसर में जाएगी, ठीक है। ये अगर रेयर से डेंसर में जाएगी, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स के मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाती हूँ। साइन एंगल इंसिडेंट ओवर साइन एंगल आर होता है, लेकिन अब हमारे पास कहाँ जा रही है? अब जा रही है डेंसर से रेयर, तो ये उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ जो है वो एंगल चेंज हो जाएंगे, रेयर ओवर इंसिडेंट हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारे पास डेंसर से रेयर में जाने के लिए। ये आप एमसीक्यूज़ के लिए भी याद कर लें कि डेंसर से जब भी रेयर में जाएगी तो हमारे पास स्नेल लॉ जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे और इसी तरह से हम अपना क्रिटिकल एंगल भी निकालेंगे। तो जब भी जो है लाइट हमारे पास डेंसर से रेयर में जाएगी तो हमारा जो एंगल नॉर्मल है और इंसिडेंट रे है हमारी, वो सेम हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी। यानी कि अगर हमारे पास ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और ये हमारे पास जो है वो नॉर्मल है, ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से जाने के बाद और ये हमारी यहाँ से आने के बाद ये इस तरह से हो जाएगी और ये इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। ये वैसे थ्योरी का टॉपिक है तो इसको हम यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे। जिन बच्चों ने थ्योरी पढ़ी है उनको ये बात समझाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके मुताबिक एंगल आई जो है वो एंगल सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे किस तरह से कि जो हमारे पास स्नेल लॉ में एंगल आई है उसको हम क्या कर देंगे? एंगल सी कर देंगे, यानी कि क्रिटिकल एंगल के बराबर ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास n इज़ इक्वल्स टू साइन 90, क्योंकि एंगल आर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री दिया हुआ है, ओवर साइन एंगल आई की जगह हम क्या लिखेंगे? सी लिख देंगे, ठीक है। और साइन 90 जो है वो हमें पता है, साइन 90 जो है वो 1 के बराबर होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो अब हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे करेंगे हम? यहाँ पे मैं सॉल्व करवा देती हूँ कि अब हमने निकालना क्या है। हमने निकालना है क्रिटिकल एंगल विच इज़ दिस, ठीक है। इसको हमने वहाँ भेज दिया और एन जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम शफल कर देंगे। इसको हम शफल कर देंगे, साइन 90 ओवर एन, ठीक है। साइन एंगल सी इज़ इक्वल्स टू साइन 90 1 होता है और एंगल हमारे पास n कितना दिया हुआ है? 1.33। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्रिटिकल एंगल आ जाना चाहिए। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 आएगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए? सिर्फ क्रिटिकल एंगल चाहिए। तो अब इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? इसको करेंगे हम, एंगल सी यहीं रहेगा और साइन यहाँ है तो यहाँ से आके इन्वर्स हो जाएगा और 0.75 जो है वो हम फाइंड करेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से सॉल्व होगी और वो आएगी, एंगल सी की वैल्यू आएगी 48.59, ठीक है। अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास गिवन है तो ऑप्शन ए जो हमारे पास 48.8 गिवन है हम वही लेंगे, क्योंकि हमारे पास 48 जो है वो बिल्कुल सही आया हुआ है। उसके बाद पॉइंट के बाद डेसिमल थोड़ा से आगे पीछे हैं तो उन्होंने राउंड ऑफ कर दिया है, क्योंकि ये 59 है तो ये ऑलमोस्ट 8 के बराबर उन्होंने ले लिया है। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो सही है। तुम्हारी जो वैल्यू आई है वो आई है 48.59 विच इज़ अप्रॉक्स है वो जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है वो इतने डिग्री है, ठीक है। तो हम इसमें से जो भी ऑप्शन हमारे पास गिवन होगा तो हम उस पर सर्कल कर देंगे। ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ये मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी करवा दिया है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। नंबर 6 पे देखते हैं, 5 के बाद 6 देखते हैं। 6 है हमारे पास, टू व्यू डिम स्टार्स वी यूज़। डिम स्टार्स को या किसी भी चीज़ को, प्लैनेट्स वगैरह को देखने के लिए तो हमें पता ही है कि कौन सी चीज़ हम यूज़ करते हैं। गिवन ऑप्शंस है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप या फिर टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप बच्चे को पता है कि हम प्लैनेट्स और स्टार्स के लिए टेलीस्कोप की मदद से देखते हैं, टेलीस्कोप, ठीक है। तो टेलीस्कोप हमारे पास ऑप्शन है डी ऑप्शन, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 7 तक चलते हैं। 7 हमारे पास है
द ह्यूमन आई एक्ट लाइक, ये बात भी हमें पता है कि ह्यूमन आई जो है वो किस तरह से एक्ट करती है। बेसिकली ह्यूमन आई को सामने रख के उसकी मदद से ही जो है हमने क्या इजाद किया है, कैमरा इजाद किया है। तो बेसिकली ह्यूमन आई जो है वो इंस्पिरेशन थी कैमरा बनाने के लिए। अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म एन लार्ज इमेज, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो एक बड़ी सी जूम सी जो है हमारे पास इमेज क्रिएट करता है। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ बतानी है वो कैसी होती हैं। तो हमारे पास जो गिवन है रियल और अपराइट होती है, या फिर रियल और इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड अपराइट होती है, या फिर वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है। तो हमें पता है वर्चुअल एंड अपराइट होती है, विच इज़ ऑप्शन सी, वर्चुअल एंड अपराइट, ऑप्शन सी, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन 9 पे चलते हैं। ऑप्शन 9 हमारे पास क्या गिवन, द इंटायर लाइट इज़ रिफ्लेक्टेड इनटू द सेम डेंसर मीडियम विच इज़ कॉल्ड टोटल, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है सेम डेंसर मीडियम के अंदर तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है क्या, एक्सटर्नल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, एक्सटर्नल रिफ्रैक्शन कहा जाता है, या इंटरनल रिफ्रैक्शन कहा जाता है। तो हमें पता है कि ये किसकी डेफिनेशन है, ये भी अगेन थ्योरी से रिलेटेड सवाल है। तो आपको ये इस बात का पता होना चाहिए कि ये इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन थी, और जिन बच्चों ने ये डेफिनेशन याद नहीं की तो वो अभी भी MCQs की मदद से इसको याद कर सकते हैं। इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, विच इज़ ऑप्शन बी। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हमें ये डेफिनेशन अगर याद होगी तो हम उसको सही से टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे ये क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंट होके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को मिक्स कर देते हैं और गलत वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। तो अगर ये MCQs इस तरह के बोर्ड एग्ज़ाम में आए तो आपने बार बार उसकी जो है वो स्पेलिंग देखनी है, क्योंकि बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो स्पेलिंग जो है वो जानबूझ के भी आगे पीछे कर देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं। तो आपने राइट वाली ऑप्शन चूज़ करनी है, चाहे वो स्पेलिंग से रिलेटेड क्यों ना हो, ठीक है। आपने स्पेलिंग पढ़ के उसके बाद उसको टिक करना है, ऑप्शन को चूज़ करना है। 10 है हमारे पास, इन द ऑप्टिक फाइबर द कोर इज़ मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक ऑफ रिलेटिवली, ठीक है। तो हमने बताना है कि उसकी जो रिलेटिवली ऑप्टिक फाइबर जो बना हुआ होता है वो किस उससे बना हुआ होता है। तो हमें बताना है कि उसमें ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या है। ज़ीरो रिफ्रैक्शन होता है उसका, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ही नहीं है। तो किसी भी ऑप्टिक फाइबर जो कि बना हुआ है ग्लास से या प्लास्टिक से, उसका जो है हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, विच इज़ ऑप्शन बी। नंबर 11 देखते हैं। नंबर 11 हमारे पास है, अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ ऑल्सो कॉल्ड, मैग्नीफाइंग का जो दूसरा नाम है वो क्या है। तो ये भी थ्योरी से रिलेटेड है, जिसने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है वही बता सकता है। वो है सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो अलग चीज़ है। 11 है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका ऑप्शन है हमारे पास सी, ठीक है। नंबर 12 देखते हैं। नंबर 12 हमारे पास मुख में है, द डिफेक्ट इन विच इमेज इज़ फॉर्म बियॉन्ड द रेटिना। जो हमारे पास एक मसला आ जाता है कि हमारे पास जो इमेज है वो रेटिना में फॉर्म हो रही होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है। तो हमें आगे ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक्स हैं और ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए कि आपने जस्ट ऑप्शन देखना है और उसको फिल आउट कर देना है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा ऑप्शंस को देखें और उसमें कंफ्यूज हो। तो आपको बिल्कुल 100% इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए कि उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। अगर हमारी इमेज जो है बियॉन्ड रेटिना फॉर्म हो रही है तो उसको हम लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं, विच इज़ ऑप्शन ए। लॉन्ग साइटेडनेस यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा। MCQs नंबर 13 पे चलते हैं। द शॉर्ट साइटेडनेस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग, जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो कैसे सही की जा सकती है। तो नंबर 13 को देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन भी गिवन है। हमें पता है कि वो किस तरह से सही की जाती है। जो ऑप्शन गिवन है उस कॉन्वेक्स ग्लास, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो मिरर और ग्लास में भी फ़र्क होता है, सिर्फ आपने कॉनकेव या कॉन्वेक्स पढ़ के ऑप्शन पे टिक नहीं करना। ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन है, कॉनकेव ग्लास की मदद से, कॉनकेव मिरर मत लिख कर आ जाइएगा,
कॉनकेव गिलास की वजह से जो है हम शॉर्ट साइटनेस सही कर सकते हैं, ठीक है। कॉनकेव गिलास की वजह से हम इसको सही कर सकते हैं। MCQ नंबर 14 को देखते हैं। लेंस फॉर्म इमेजेस थ्रू, लेंस जो है वो किसके थ्रू जो है इमेज फॉर्म करता है। तो ऑप्शन देखते हैं, डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन या फिर रिफ्लेक्शन। तो हमें पता है रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी जो है लेंस इमेज फॉर्म करता है, तो विच इज़ ऑप्शन बी, रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्रैक्शन, ठीक है। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। उसके बाद लास्ट है 15 ऑप्शन। 15 MCQ हमारे पास है, टू illuminate the inaccessible place in the tooth डेंटिस्ट यूज। डेंटिस्ट के पास जो है वो एक स्टिक टाइप का आपने देखा होगा कि वो एक मिरर होता है, उसके आगे गोल से उसमें फ्रेम में छोटा सा जो है वो मिरर लगा हुआ होता है और ये स्टिक होती है जो कि डेंटिस्ट के हाथ में होती है। वो ये वाला जो मिरर है वो आपके माउथ में डाल के देखते हैं कि कौन सा टूथ जो है वो उसमें मसला है, ठीक है। तो वो कौन सा उसमें लेंस लगा हुआ होता है या मिरर लगा हुआ होता है, तो उसके अंदर क्या चीज़ लगी हुई होती है, उसमें लगी हुई होती है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कॉनकेव मिरर की मदद से जो है डेंटिस्ट अपने पेशेंट का दांत वगैरह देखते हैं, कॉनकेव मिरर, ऑप्शन ए। सो आई होप कि आपको ये MCQ समझ आए होंगे। मैंने सारे ही MCQ यहाँ पे आपको समझाए भी हैं और जो न्यूमेरिकल्स वाले थे वो भी आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए हैं, उसके की पॉइंट भी बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।